स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम्स ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप का है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आते जाते हैं, हिस्टोरिकली हमने देखा है कि वो परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप जो रेवेन्यू है वो बढ़ता जाता है। सीमेंट्स आर रीजनेबल बिजनेसेस, क्योंकि वो बार बार जो है वो प्राइसेस के ऊपर प्राइसेस सही रहती हैं। तो सीमेंट प्राइस सही रहने की वजह से इस वक्त सीमेंट में पैसे बन रहे हैं। जिसको भी बाइक से पहली गाड़ी पे आना होगा वो ऑल्टो लेगा। फाइनेंसिंग में रिस्ट्रिक्शन हैं, आप 3 मिलियन से ज़्यादा की फाइनेंसिंग नहीं कर सकते, उसमें भी ऑल्टो परफेक्टली फिट होती है, कर्टस परफेक्टली फिट होती है, वैगन आर परफेक्टली फिट होती है। मेरा ख्याल है कि सुजुकी की गाड़ियाँ बिकेंगी और काफ़ी ज़्यादा बिकेंगी, एटलीस्ट जब तक ये फाइनेंसिंग की रिस्ट्रिक्शन। शॉर्ट टर्म मार्केट किसी को पता ही नहीं। देखें अभी सामने एक इस वीकेंड पे एक पॉलिटिक्स का इवेंट आ रहा है और वो दैट कुड टेक अ बैड टर्न एंड द मार्केट कुड आल्सो टेक अ बैड टर्न। तो वो एक रिस्क खड़ा हुआ है सामने, लेकिन ये वो वाला रिस्क है जो पाकिस्तान में हर वक्त होता है। आप रोज़ अगर एक स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में रखा हुआ है तो यू आर डिसाइडिंग टू बाय दैट स्टॉक एवरी डे। इफ इट्स इन योर पोर्टफोलियो, मतलब आपकी आज पोजीशन है, तो इट डजंट मैटर कि आपने खरीदा किस प्राइस पर। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे भाई, आप कैसे हैं? आई एम गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपको जब भी मैं मैसेज करूँ तो आप आ जाते हैं। आजकल में भी मार्केट बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है और आपकी जो कम्युनिटी है एनालिस्ट की, बहुत बिजी लगते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अच्छे लोग हैं, आ भी जाते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपर्ट्स जो हैं वो आजकल तो मैसेज ही नहीं रिप्लाई करते। सो आई एम रियली स्ट्रगलिंग। आई वांटेड टू कवर अ लॉट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। कुछ ऑडियंस हैं वो बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे एक जावेद साहब हैं, वो बार बार मुझे कहते हैं कि एफएमसीजी जो है, ब्लू चिप कंपनीज हैं, उनको कवर करें। सो एक दो एनालिस्ट से बात की थी बट वो अवेलेबल ही नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा जेनरसली टाइम दे देते हैं। सर आजकल हैं सब बिजी, काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड दायरे सबके ऊपर है। हुआ यही है कि 2000 समझ लें 17 से लेके 2023-24 तक बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में हायरिंग नहीं हुई और अब ज़ाहिर है काम वापस आ गया है और लोग नहीं हैं इंडस्ट्री में, तो उसकी वजह से लोग जो है वो बिज़ी हैं। और तो थोड़ा थोड़ा बहुत ये होगा कि भाई, बट सही है। आई थिंक आपको लोग मिल भी जाएंगे जो आके सबसे बात करना चाहेंगे। यूसुफ भाई, हमने लास्ट टाइम पीएसएक्स स्टॉक पे बात की थी, उस पे मैं आता हूँ। उससे पहले जो काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं कि अक्टूबर में ही परहैप्स 10,000 नए अकाउंट खुले हैं। तो ओवरऑल मैं देख रहा था, अभी तो कुछ सेलिब्रिटीज़ भी स्टॉक मार्केट पे बात कर रहे हैं और ऑलमोस्ट शायद 1 लाख तक के अकाउंट खुल गए हैं इस रैली के दौरान। सो आपका क्या व्यू है? आपने तो पहले ही कहा था कि पीएसएक्स का जो स्टॉक की एक बाइंग रीज़न थी वो ये भी थी कि नए अकाउंट्स ओपन होंगे, नया बिजनेस आएगा, तो पीएसएक्स उसमें विल हैव अ विन विन सिचुएशन। सो व्हाट्स योर व्यू? ये यूफोरिया है या जेन्युइनली लोग आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, नए अकाउंट खुल रहे हैं, या ये जो नए अकाउंट खुल रहे हैं ये सस्टेनेबल होंगे या वक्ती तौर पे जो बेनिफिट उठाना चाहते हैं मार्केट की रैली से वो वाले लोग आ रहे हैं? सो व्हाट इज़ योर ओवरऑल व्यू अबाउट दिस ऑल द यूफोरिया एंड न्यू बिजनेस, सॉरी, न्यू इन्वेस्टर्स अकाउंट्स? हाँ देखें, 10,000 बहुत बड़ा माइलस्टोन है और बहुत लंबे अरसे तक अकाउंट जो है वो स्टैगनेंट होते थे। और जब से ये ऑनलाइन अकाउंट्स खुलने शुरू हुए हैं और ये वाली रैली स्टार्ट हुई है तो काफ़ी लोग अकाउंट्स खुलवा रहे हैं। तो अक्टूबर में एक 10,001 अकाउंट्स खुले हैं, विच इज़ अ वेरी बिग माइलस्टोन। कितने और खुल सकते हैं के अंदर एक चीज़ ये भी देखी जा सकती है कि देखिए इंडिया में पिछले महीने 3.5 मिलियन अकाउंट्स खुले हैं, उससे पिछले महीने 4.3 मिलियन अकाउंट्स खुले थे। तो इंडिया में डिक्लाइन होने के बाद जो है वो 3.5 मिलियन अकाउंट्स खुले हैं। तो अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बहुत और अकाउंट्स खुलने का, और लोग आहिस्ता 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 आएंगे। हमारी सिचुएशन ज़ाहिर है इंडिया जैसी नहीं है, जो हमारे यहाँ थोड़ी सी देर से इनकम्स बढ़ी हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स इनकम्स पाकिस्तान में दोबारा बढ़ेंगी, तो और लोग ज़ाहिर है जिनके पास सेविंग्स होंगी वो उसमें से एक पोर्शन जो है वो स्टॉक मार्केट में आएगा। पाकिस्तान की मार्केट बाकी दुनिया में हमारे जो पेयर मुल्क हैं उनसे एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप छोटी है और आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है वो भी रिकवर करेगी। बहुत सारी कंपनीज हैं जो पिछले 5-7 साल में ज़ाहिर है लिस्ट कराना चाहती थी या अपॉर्चुनिटी थी उनके पास और वो नहीं आ सकी और अब वो आएंगी।
तो देखें ये हर साइकिल में होता है कि जब रैली चल रही होती है तो नए लोग आते हैं, और जब रैली ख़त्म हो जाती है तो कुछ लोग रह जाते हैं और कुछ लोग इवेंचुअली फिर डिसाइड करते हैं कि उनको स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। हमारी ज़ाहिर रिकमेंडेशन यही होती है कि जो भी आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का एक परसेंटेज आप डिसाइड करते हैं आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ मिलके, वो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। अगर आप एक्टिवली मैनेज करते हैं तो फिर आप उसके ऊपर मेहनत करें। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो लोगों को ना समझ में आए। देयर आर थाउज़ेंड्स ऑफ यूट्यूब्स अवेलेबल इंक्लूडिंग आपके चैनल पे, जो लोगों को चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकेंगी। सबका एक अपना स्टाइल बनेगा इन्वेस्ट करने का। मैं जैसे पर्सनली टेक्निकल्स बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ। कुछ लोग टेक्निकल्स देखेंगे, कुछ लोग सिर्फ़ फंडामेंटल्स देखेंगे जो हम लोग रिसर्च डिपार्टमेंट्स में करते हैं, और कुछ लोग उसका एक मिक्स यूज़ करेंगे। और कुछ लोग सिर्फ़ वो वाले स्टॉक्स खरीद लेंगे जो उनके किसी दोस्त ने कहा है, और वो बिल्कुल भी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती है। तो जितने लोग नए आ रहे हैं उनको ये समझना होगा कि दिस इज़ अ मैराथन एंड नॉट अ 100 मीटर स्प्रिंट। तो ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। आप अगले 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, इफ समबडी इज़ 25 एंड स्टार्टिंग आउट टुडे, तो वो अब अगले 30 साल, 40 साल, 50 साल के लिए इन्वेस्ट करे, और उसको कंपाउंडिंग सोचनी है। उसको सोचना ये है कि मैं एट 16, 18, 20, 25% कितने लंबे अरसे तक कंपाउंड कर सकता हूँ। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स रहेंगे 18, 16 से 19% के बीच में। अभी ज़ाहिर है मार्केट क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव लेवल के ऊपर नहीं है, तो प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स शायद 16 नहीं और 18% भी बनते रहें। बट बस रिटर्न, लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन एवरेज इसी तरह के रहेंगे। दूसरा जो मेरी एक एडवाइस होगी सारे नए इन्वेस्टर्स को, वो ये होगी कि सिग्निफिकेंटली डाइवर्सिफाइड रहें और सिर्फ उन कंपनीज में रहें जिनके बिजनेसेस और वैल्यूएशन समझना आती है। बाकी वैल्यूएशन समझने पे मेहनत करें, बिजनेसेस समझने पे मेहनत करें, और इसको एज अ काम ट्रीट करें और एज अ हॉबी ट्रीट ना करें। हॉबीज जनरली पैसे लेके जाती हैं, काम पैसे कमा के देते हैं। तो अगर इसको हॉबी की तरह ट्रीट करेंगे तो ये एक खर्चा बनेगी। यूसुफ भाई, लास्ट टाइम हमने सोली बात की थी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के एक स्टॉक की, जो शेयर है पीएसएक्स का, और परहैप्स हमने बात की थी अक्टूबर 4 को। सिंस देन शायद ये 38% के करीब इसमें ग्रोथ आई है, शेयर प्राइस भी बढ़ी है। उसके अलावा 10% का डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है। सो आप अभी इसको किस तरह रिव्यू करते हैं इस स्टॉक को? देखिए, ये स्टॉक हमने जब लास्ट टाइम भी बात की थी, एक तो मैं सजेस्ट करूँगा सब लोगों को वो वाली वीडियो देखें दोबारा, अगर किसी ने नहीं देखी है तो। और देखें, ये एक सजेस्ट किया था स्टॉक एज़ अ परसेंटेज ऑफ योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। जैसे-जैसे स्टॉक मार्केट में और लोग आते जाएँगे, वैसे-वैसे इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू जो पिछले साल 22 अरब रुपए की होती थी स्टॉक मार्केट में, पिछला हफ्ता जो लास्ट वीक था, वो कोई 40 बिलियन की एवरेज थी। तो स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम्स आर अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप का है। जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते जाते हैं, हिस्टोरिकली हमने देखा है कि वो परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप जो रेवेन्यू है वो बढ़ता जाता है। और ज़ाहिर है मार्केट कैप भी बढ़ रही है और परसेंटेज भी बढ़ रहा है, तो एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू काफ़ी बढ़ती भी लग रही है, और अभी इस वक्त भी ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो जैसे-जैसे एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू बढ़ेगी, कंपनीज़ की मार्केट कैप्स बढ़ेंगी और आईपीओज़ आएँगे, तो इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर पीएसएक्स। और पीएसएक्स में जो सबसे अच्छी बात ये है कि दे डोंट नीड कैपिटल टू ग्रो, तो जितने पैसे वो कमाएँगे उसका एक बड़ा पोर्शन हमारे ख्याल से पीएसएक्स पे आउट करता रहेगा। तो एक डिविडेंड भी मिलता रहेगा, हर साल थोड़ी-थोड़ी ग्रोथ भी मिलती रहेगी, एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ज़ाहिर है पोज़ीशन साइज़िंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप स्टॉक समझें, आप फिर उसके बाद सोचेंगे आपको कितनी कन्विक्शन लगती है, या आपकी कितनी कन्विक्शन है इस आइडिया में कि ये चीज़ हो जाएगी। अगर तो वो नंबर्स हो जाते हैं जो हमें लग रहे हैं, हमें तो ये भी लग रहा है कि 3 साल में शायद ऑन एवरेज 90-100 बिलियन का वॉल्यूम हो रहा होगा रोज़। तो अगर 3 साल बाद 100 बिलियन का वॉल्यूम रोज़ हो रहा होगा, तो दिस कैन टर्न इंटू अ वेरी वेरी गुड स्टोरी। अभी भी ऑलरेडी ऑफ कोर्स द रिटर्न फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स अचानक से ही बढ़ गया है। अ, बट बट देखना चाहिए इसको एज़ अ लॉन्ग टर्म स्मॉल पोज़ीशन इन योर पोर्टफोलियो, और लार्ज अगर आपकी कन्विक्शन ज़्यादा है। अगर हम स्टील सेक्टर को देखें, यूसुफ भाई, सीमेंट सेक्टर ने तो काफ़ी ग्रो किया है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उन्होंने अच्छी रैलीज़ दी हैं। लेकिन अगर स्टील सेक्टर को देखें तो नॉर्मली तो हमने यही सुना था कि स्टील सीमेंट इकट्ठे ही चलते हैं। लेकिन स्टील सेक्टर ने कोई इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया। पहले तो इसका व्यू दें आप, क्यों नहीं परफ़ॉर्म किया? दूसरा, कब परफ़ॉर्म कर सकता है? तीसरा, इसमें क्या अभी भी हम एंट्री ले सकते हैं या बाय करना
चाहिए इस सेक्टर को? सो देखिए, स्टील को ना 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। एक है लॉन्ग स्टील वाला सेक्टर, और जिसमें ये अम्ब्रेली, आवा, मुगल वगैरह आ जाते हैं। इस सेक्टर में जनरली ओवर सप्लाई है। बहुत सारे प्लेयर्स 2017 में नए आ गए थे ये काम करने के लिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा डेट से लिया था, और अब बहुत ज़्यादा कैपेसिटी इंडस्ट्री में अवेलेबल है। और अब बैंक्स वगैरह ज़ाहिर हैं इन सबको लेंडिंग में भी मसला कर रहे हैं, और काफ़ी हैवी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। तो लॉन्ग स्टील में इस वक्त ओवर सप्लाई है, और ओवर सप्लाई जब खत्म होगी, जब मार्केट में डिमांड आएगी, तो हम इस वक्त लॉन्ग स्टील में बड़ी पोजीशन जो है वो रेकमेंड नहीं कर रहे। ऑन दी अदर हैंड 2 कंपनीज हैं, आयशा स्टील और इंटरनेशनल स्टील। ये दोनों फ्लैट स्टील बनाती हैं। फ्लैट स्टील हमें लग रहा है कि फ्लैट स्टील में एक टर्न अराउंड हो सकता है बहुत जल्दी। तो फ्लैट स्टील में देखिए 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि फ्लैट स्टील में प्राइसेस नीचे आई हैं, तो जब प्राइसेस नीचे आती हैं तो इन्वेंट्री लॉसेस होते हैं। अब बाज़ाहिर लग रहा है कि ये बॉटम आउट हो गए हैं प्राइसेस, और शायद यहाँ से प्राइसेस आहिस्ता-आहिस्ता रिकवर करेंगे। एक चीज़ हुई है ये। दूसरी चीज़ ये हुई है कि देखें, फ्लैट स्टील की भी डिमांड आती है बाइक से, गाड़ियों से, होम अप्लायंसेस से, व्हाइट गुड्स से, और कंस्ट्रक्शन से। तो ये सारे सेक्टर ही स्लो हुए हुए थे काफ़ी ज़्यादा, अगर हम पिछले 1-2 क्वार्टर्स, 2 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर्स देखें। वो डिमांड अब वापस रिकवर होना शुरू हुई है। इस महीने एटलस होंडा ने 1,15,000 अक्टूबर में बाइक्स बेची हैं। गाड़ियों का नंबर भी जो है वो काफ़ी अच्छा आया है पिछले महीने के मुकाबले में, सितंबर के मुकाबले में। तो अब लग रहा है कि सेल्स वापस पिकअप हो रही हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे हैं। तो आयशा, आईएसएल बोथ हैव डेट। दोनों की डिमांड भी बढ़ रही है, और दोनों के मार्जिन्स भी रिकवर कर जाएंगे। तो ये हमें लग रहा है कि फ्लैट स्टील में रिकवरी हो सकती है। लॉन्ग स्टील अभी हम बहुत कोई पोजीशन रेकमेंड नहीं कर रहे। उसके अंदर भी ज़ाहिर है, अगर किसी वक्त कोई चीज़ बहुत सस्ती हो जाती है तो वो समझ में आएगी। बट इस वक्त हम ज़्यादा फ्लैट स्टील रेकमेंड करें। जैसे अभी कल आयशा स्टील की एनालिस्ट ब्रीफिंग हुई थी, तो आयशा स्टील ने कि मैनेजमेंट ने इन्वेस्टर्स को बताया कि मार्जिन अभी पहले 7% हो जाएंगे वापस, और फिर दोबारा 11% हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि 2,10,000 टन हम बेचेंगे इस साल में। तो समझ लें फर्स्ट क्वार्टर जो उनका सितंबर का था, उसमें आयशा स्टील ने बताया एनालिस्ट को कि 21,000 या 23,000 टन बेचे हैं आयशा स्टील ने। और फिर वो एक वक्त उन्होंने मीटिंग में ये बोला कि महीने के 20,000 टन बिक रहे हैं अब, और फिर एक वक्त बोला कि 15,000 बिक रहे हैं। बट इन बोथ केसेस, चाहे महीने के अब 20,000 टन बिक रहे हैं या 15,000 टन बिक रहे हैं, तो दिस इज़ अ मेजर इंप्रूवमेंट ऑन द फर्स्ट क्वार्टर। तो कुछ रिकवरी होती हुई लग रही है आयशा में। एंड सिमिलर डायनामिक्स है आईएसएल की। उसकी ब्रीफिंग तो मैंने अभी नहीं सुनी है, बट सिमिलर डायनामिक्स है दोनों कंपनीज के। आईएसएल इज लेस रिस्कियर, डेंट भी कम है, ज़्यादा स्टेबल कंपनी है। आयशा थोड़ी डिस्ट्रेस सिचुएशन में है। तो बस अपनी रिस्क प्रोफाइल देख के कोई किसी को, मतलब जब रिसर्च कर रहे हो और जब डिसाइड कर रहे हो किसी भी स्टॉक के ऊपर, चाहे वो लॉन्ग स्टील हो या फ्लैट स्टील हो, ये ज़रूर देखेंगे वैल्यूएशंस कहाँ पे हैं। यूसुफ भाई, इस स्टील सेक्टर में आईएनआईएल भी है, जो कि शायद होल्डिंग कंपनी है इसकी, इंटरनेशनल स्टील को और केबल्स वगैरह के बिजनेसेस को होल्ड करते हैं वो। सो उसको आप कैसे देखते हैं? उसको भी स्टडी किया है या नहीं? डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आईएनआईएल की नहीं है, बट आईएनआईएल का मेरा जो अपना ख्याल है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के साथ ज़्यादा लिंक है। तो जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी तो आईएनआईएल विल बी अ गुड ऑप्शन, या आईएसएल के अंदर कोई एक्टिविटी हो जाए तो भी आईएनआईएल विल बी अ गुड ऑप्शन। बट मतलब सजेशन अभी इस वक्त हम लोगों की ये है कि स्पेसिफिक फ्लैट स्टील सीम्स चीपर एंड मोर इंटरेस्टिंग देन लॉन्ग स्टील। और लॉन्ग स्टील में ओवर सप्लाई की वजह से अभी इश्यूज लगते हैं। और बाकी आईएनआईएल टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा वॉर से मैंने रिसेंटली देखा नहीं। सो अभी आपके ख्याल में स्टील सेक्टर में भी होना चाहिए पार्टिसिपेशन? फ्लैट देखना चाहिए, और लॉन्ग अभी शायद नहीं देखना चाहिए। अगर हम सीमेंट सेक्टर की तरफ आते हैं, तो सीमेंट भी तो कंस्ट्रक्शन से लिंक्ड है। सो क्या कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है? सीमेंट स्टॉक्स तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं काफ़ी देर से, या सिर्फ ये इंटरेस्ट रेट्स के कम होने की वजह से, इनके चूँकि बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो हाईली लेवरेज जो होती हैं सीमेंट की भी, तो उसकी वजह से इनमें रैली आ रही है, या कि ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन है वो पिक कर रही है? कैसे भी दोनों के मार्केट स्ट्रक्चर्स में काफ़ी फ़र्क है। सीमेंट में बिल्कुल होमोजेनस प्रोडक्ट है, और प्लेयर्स जो है वो मिल के एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं। लॉन्ग स्टील में ये नहीं होता। तो इसकी वजह से हो ये रहा है कि डिमांड ना होने के बावजूद जो है वो सीमेंट की अर्निंग्स आर रीजनेबल, दे नॉट वेरी गुड अर्निंग्स, और बहुत ज़्यादा पैसे एसेट्स के साइज के हिसाब से नहीं बना रहे। बट सीमेंट्स आर रीजनेबल बिजनेसेस, क्योंकि वो बार बार जो है वो प्राइसेस के ऊपर प्राइसेस सही रहती हैं। तो सीमेंट प्राइस सही रहने की वजह से इस वक्त सीमेंट में पैसे बन रहे हैं। नॉर्मली जैसे स्टील में जो हो रहा है वो ये है कि क्योंकि ओवर सप्लाई है, और प्लेयर्स जो है वो प्राइसेस नहीं कंट्रोल कर पाते, तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं।
तो सीमेंट की सिचुएशन और सीमेंट का मार्केट स्ट्रक्चर स्टील के मार्केट स्ट्रक्चर से काफ़ी डिफरेंट है, जिसकी वजह से सीमेंट जो है वो डिस्पाइट लो डिमांड जो है वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। बट डिमांड भी देखें ग्रेजुअली रिकवर कर जाएगी, एक टाइम आएगा जिस वक्त शायद लॉन्ग स्टील माइट ऑल्सो बी अ गुड आइडिया, इट माइट नॉट बी अ गुड आइडिया, वो बहुत डिटेल में उस वक्त देखना पड़ेगा। बट सीमेंट में अब देखें, एक सीमेंट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि नॉर्थ और साउथ की सीमेंट प्राइस में 3,000 रुपये पर टन का फ़र्क हो गया। साउथ में सीमेंट 3,000 रुपये पर टन नेट बेसिस के ऊपर मिल रही है और नॉर्थ में 3,000 रुपये महंगी है। तो ये जो डिफरेंस है ये एट सम पॉइंट कन्वर्ज हो जाएगा। तो जब ये डिफरेंस कन्वर्ज हो जाएगा तो साउथ वालों को कुछ फ़ायदा होगा उसका। तो साउथ में भी देखा जा सकता है, साउथ में सीमेंट्स को देखा जा सकता है। विदाउट टेकिंग स्पेसिफिक नेम साउथ की सीमेंट्स को देखा जा सकता है। सब में ही कुछ ना कुछ आएगा, इम्पैक्ट निकाला जा सकता है। इट्स वेरी ईजी टू फिगर आउट कि इस वक्त कौन कितने लोकल टन बेच रहा है। 3,000 रुपये अगर प्राइस पड़ गई तो अर्निंग्स इम्पैक्ट क्या आएगा, और मेरा ख्याल है ये देख के और फिर आप किस ग्रुप के साथ कंफर्टेबल हैं और उस हिसाब से पोजीशन देखी जा सकती है। नॉर्थ साउथ में बस अब एक डिफरेंस हो गया है प्राइस में, तो ये पोटेंशियल कैटलिस्ट है फॉर मूवमेंट्स गोइंग फॉरवर्ड। यूसुफ भाई, सीमेंट सेक्टर से कौन से अच्छे हैं कंपनीज या स्टॉक्स जो कि हम इन्वेस्टर्स उनको अभी देख सकते हैं? मैं तो शुरू से हमेशा लकी सीमेंट का फ़ैन रहा हूँ। उसने भी एक अच्छी रैली दी है, 375 का लो लगाया था उसने और अभी शायद 1100 के पास पहुंच चुका है। उसके अलावा मैं चराट को देखा करता था, वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। पायनियर ने भी अच्छी एक परफॉर्मेंस दी है और बहुत सारे अगर एक्सपर्ट्स की वीडियोस देखें, कोहार्ट को भी पसंद करते हैं। यूबीएल का मैं फंड देख रहा था, उसमें भी कोहार्ट वगैरह था। सो अभी कल शायद ठट्ठा सीमेंट के भी कुछ लोग बता रहे थे अपर कैप्स लग रहे हैं। सो ओवरऑल अभी आपको कौन से जो इनमें प्लेयर्स हैं वो सही लगते हैं, या हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, अम, ऐसे भी लोग जिन्होंने अभी तक बाइंग ही नहीं की होगी इस सेक्टर में, एक्सपोज़र नहीं लिया, तो उनको कौन-सी ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं देख लेने चाहिए? देखिए, मेपल लीफ सीमेंट बहुत सस्ता हो गया है ऑन अ रिलेटिव बेसिस, तो मेपल लीफ को देखा जा सकता है। कोहार्ट इज स्टिल चीप, नॉर्थ में ये देखे जा सकते हैं। अगर किसी को एडवेंचर करना है और मेजर कोर पोजीशंस के साथ कोई एक साइड पे छोटी सी पोजीशन करनी है तो पावर सीमेंट को देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए नॉर्थ और साउथ में 3,000 रुपये का डिफरेंस है, वो 3,000 रुपये का डिफरेंस खत्म हो जाए और पावर सीमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंस कॉस्ट है। तो अगर वो फाइनेंस कॉस्ट आधी हो जाती है तो वहाँ पे भी एक स्टोरी जो है वो पोटेंशियली बन सकती है। यूसुफ भाई, मेपल लीफ तो एक अच्छी कंपनी है। बहुत सारे मैं जब दोस्तों से बात करता हूँ, इन्वेस्टर्स जो दोस्त हैं, हम न्यूबीज़ हैं, बहुत सारे लोग आजकल उनसे खुश नहीं हैं कि उनका जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट सेक्टर में जा रहा है। कोई कह रहा है हॉस्पिटल बना रहे हैं, कोई कह रहा है कुछ कहीं और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको कुछ पता है कि मेपल लीफ के बिज़नेस प्लान्स या वो क्या फ़ोकस है उनका फ्यूचर में? मेरी तो एक मेपल लीफ रेकमेंड करने की वजह ये है कि वो हॉस्पिटल बना रहे हैं। दे आर गेटिंग आउट ऑफ अ कैपिटल इंटेंसिव, नॉट सेइंग कि हॉस्पिटल इटसेल्फ कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, बट एक जगह जहाँ पे डिमांड सप्लाई मैच होती हुई नहीं लग रही और उनके पास कैश रखा हुआ है, और सीमेंट इज़ नॉट अ वेरी गुड बिजनेस इन टर्म्स ऑफ आरओई। तो अगर वो वहाँ से निकल के थोड़े से ज़्यादा आरओई वाले बिजनेस के अंदर जा रहे हैं और हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा डिसीजन है कि मेपल जो है वो दूसरे सेक्टर्स एक्सप्लोर कर रहा है और दूसरी चीज़ें कर रहा है। यूँ अभी सीमेंट में इस वक्त एक्सपेंशन की कोई जगह नहीं, तो ये तो अच्छा कर रहा है मेपल, तो मुझे तो उस वजह से भी अच्छा लगता है मेपल। सही है, सबका ओपिनियन हो सकता है कि उनकी कंसंट्रेशन नहीं है, लेकिन हम तो रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहे होते हैं। If you're getting out of a bad business and putting money into a reasonable business, so that's a good thing. That's not a bad thing. यूसुफ भाई, जो भी मैपल लीफ वाले कोई और बिजनेसेस करेंगे वो इसी लिस्टेड कंपनी के अंडर आएंगे? अभी फिलहाल तो कोई ऐसी लिस्टेड कंपनी के अंदर कर रहे हैं। देखिए साइड पे तो कोई और अपने कैश से कोई भी बिजनेस करे तो हम नहीं रोक सकते ना, बट ये वाला बिजनेस तो इन्वेस्टमेंट जो है वो मेपल लीफ सीमेंट सही होता है। मैं काफ़ी देर से लकी को ही पसंद करता हूँ क्योंकि वो एक होल्डिंग कंपनी है और जो मेरा एक इन्वेस्टिंग स्टाइल है वो ये है कि लेट्स गो फॉर होल्डिंग कंपनीज। क्योंकि अगर एक सेक्टर में कुछ शॉक्स आते हैं तो दूसरे सेक्टर से कंपनसेशन मिल जाती है उनको, या कंपनसेट हो जाती हैं वो कंपनी। सो लकी के भी ज़्यादा बिजनेसेस इस लिस्टेड कंपनी के अंडर हैं। जैसे कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, लकी कोर वगैरह। जैसे भाई लिस्टेड का क्या होल्डिंग कंपनीज का एक प्रॉब्लम भी है। होल्डिंग कंपनीज का प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी सब्सिडी आपको पाकिस्तान में डिविडेंड देती है तो आपको टैक्स लग जाता है एडिशनल। तो उसके अंदर जो चीज़ें रखी हुई होती हैं उसकी वैल्यू होल्डिंग कंपनी में एट टाइम्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती। एक ये वजह है कि लोग अब
जनरली थोड़ा बहुत होल्डिंग कंपनीज को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। लकी में देखिए मुझे इट्स एन अमेजिंग कंपनी एंड एन अमेजिंग ग्रुप एंड अमेजिंग लीडरशिप। द ओनली इशू इज प्राइस। द द मार्केट कैप जो है वो मुझे, अगर हम मेपल से कंपेयर करें ऑन अ पर टन बेसिस, तो मुझे फॉर ऑफ कोर्स देयर आर रीजंस व्हाई लकी इज मोर एक्सपेंसिव, बट इट सीम्स एक्सपेंसिव। और हम लोग क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें फेयर वैल्यू से चीज़ बहुत सस्ती मिल जाए, जिसकी वजह से जो है वो लकी कभी स्क्रीनिंग के थ्रू गुजर नहीं पाता है। कि जब हम स्क्रीन कर रहे होते हैं कि सस्ता भी होना चाहिए और री रेट भी हो जाना चाहिए और अर्निंग्स ग्रोथ भी आ जानी चाहिए, और जो सस्ता वाला जो मेट्रिक होता है ना, जो जिसके ऊपर हम वे कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो वो सस्ता कभी नहीं लग रहा होता फॉर सम रीजन। यूसुफ भाई, फॉर ऑडियंस के नॉलेज के लिए, लक्की को हम बहुत सारे लोग कहते हैं इट्स नॉट अ सीमेंट ओनली कंपनी। सो इनके जो बाकी बिजनेसेस हैं वो लिस्टेड कंपनी के अंडर आते हैं या सेपरेट हैं? वो कुछ तो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, जैसे लकी कोर है। बट उसकी भी शेयर होल्डिंग लकी सीमेंट के अंदर है, तो लकी सीमेंट के अंदर ही बाकी बिजनेसेस भी हैं। द सैमसंग बिजनेस, द ऑटोज बिजनेस, लकी ये कोर इंडस्ट्रीज की होल्डिंग, पावर प्लांट की होल्डिंग, लकी सीमेंट इटसेल्फ, तो ये सब कुछ होल्डिंग कंपनी के अंदर, लकी सीमेंट के अंदर है। यूसुफ भाई, अब ऑटो पे आते हैं। आपने ऑटो में सुजुकी पे कॉल दी और वो डीलिस्ट ही हो गई है धूम मचाने के बाद। और उसके अलावा अगर हम ऑटो को देखें तो ज़्यादातर लोग साज़गार का पूछते पाए जाते हैं। फिर बहुत सारी जैसे कंपनीज़ हैं, इंडस मोटर वगैरह, उसका भी शेयर जो है साइकोलॉजिकली लोगों को एक्सपेंसिव लगता है, हालांकि वो एक डिफरेंट चीज़ है। एच कार है, उसने शायद इतना कोई परफ़ॉर्म नहीं किया, गंदारा वग़ैरह हैं। सो आपका ओवरऑल व्यू अबाउट ऑटो क्या है? अभी हमने ऑटो को भी प्रीवियसली डिस्कस किया था जब ऑटो बहुत नीचे था, उसके बाद ऑटो ने काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस शो की है मार्केट में। सो अभी आपका क्या व्यू है अबाउट ऑटो? इसमें कौन से अच्छे प्लेयर अभी भी आपको लग रहे हैं कि दे कैन बी अट्रैक्टिव? जैसे भाई आई एम वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट किसकी गाड़ी बिकेगी 3 साल के बाद। तो वी आर नॉट रिकमेंडिंग ऑटो पोजिशंस। देर आर टू वेज। मेरा जितना भी लोगों से डिस्कशन हुआ है, तो मुझे लगता है देर आर टू वेज टू इन्वेस्ट इन ऑटोज। एक तरीका तो ये है कि 10% ऑटोज करना है, 2% सारी कंपनीज ले लें, देर इज गोइंग टू बी अ विनर। एंड अगर गाड़ियां ज़्यादा बिकेंगी तो दी ओवरऑल आउटकम शुड बी फाइन, मतलब अच्छा आउटकम होगा overall। दूसरा तरीका ये है कि ऑटोज, देखें, इस बात के ऊपर कोई भी बहस नहीं करेगा अगर हम कहें कि ऑटोज का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं कि हम ऑटोज की सप्लाई चेन में दूसरी कंपनीज देख सकते हैं। देखें ऑटोज की सप्लाई चेन में और कौन सी कंपनीज हैं। एक तो ऑटो पार्ट्स कंपनीज है, जिसके अंदर स्पेल जो है वो प्लास्टिक पार्ट्स बनाता है, दैट्स ऑल्सो अ गुड कंपनी, नॉट एक्सपेंसिव। फिर लोड्स को देखा जा सकता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल लोड्स ने अपनी लास्ट एनुअल ब्रीफिंग में कहा है कि ये जो इनका 25-26%, लोड्स का हमेशा से मार्जिन 12% होता था, इन्होंने अभी प्राइस इंक्रीजेस लेके वो मार्जिन 25-26% कर लिया है। लोड्स की मैनेजमेंट ने अभी लास्ट ब्रीफिंग में कहा है कि हम इस साल 7 अरब रुपए की सेल करेंगे और मार्जिन हमारे कॉन्स्टेंट रहेंगे। तो अगर हमें ऑटो वॉल्यूम्स बढ़ते हुए लगते हैं, तो वी कैन लुक एट स्टफ लाइक स्पेल एंड वी कैन लुक एट स्टफ लाइक लोड्स। एजीआईएल, आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट एजीआईएल में क्या होगा, बट अगर किसी के पास टाइम हो तो वो उसको भी रिसर्च करे। दूसरा, फिर एक और इसके पीछे, लोड्स के पीछे भी जो सप्लायर्स हैं वो इंटरनेशनल स्टील और आयशर स्टील है फॉर एग्जांपल। तो उस डिमांड को प्ले करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर का ही स्टॉक लिया जाए। उस डिमांड को कवर करने के लिए ऑटो ऑटो असेंबलर लेना ज़रूरी नहीं है, ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर या उस ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर के सप्लायर को भी देखा जा सकता है। तो हाँ, सही है, देयर विल बी स्टोरीज इन ऑटोज। मैं फ़िलहाल कंफ्यूज़्ड हूँ किसकी गाड़ी बिकेगी। अगर किसी के पास क्लैरिटी है तो वो कमेंट्स में भी बताए, ट्विटर पे कांटेक्ट करके बताए कि भाई आपको क्या लगता है कौन सी गाड़ी बिकेगी। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कौन सी बिकेगी, कि क्या यारिस ज़्यादा बिकेगी। देखें एक चीज़ पे मैं बहुत श्योर हूँ, और वही पार्क सुजुकी की कॉल की जो वजह थी वो थी कि ऑल्टो बहुत बिकेगी। सही, 23 से 28 लाख की गाड़ी है जो 20 की माइलेज देती है। जिसको भी बाइक से पहली गाड़ी पे आना होगा वो ऑल्टो लेगा। फाइनेंसिंग में रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप 3 मिलियन से ज़्यादा की फाइनेंसिंग नहीं कर सकते, उसमें भी ऑल्टो परफेक्टली फिट होती है, कर्टस परफेक्टली फिट होती है, वैगन आर परफेक्टली फिट होती है। मेरा ख्याल है कि सुजुकी की गाड़ियाँ बिकेंगी और काफ़ी ज़्यादा बिकेंगी, एटलीस्ट जब तक ये फाइनेंसिंग की रिस्ट्रिक्शन है। तो अभी मैं इंटीरियर से में भी गया हुआ था। देखिए BYD वगैरह की गाड़ियाँ किसी भाई बिक सकती हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम $1600 पर कैपिटा का मुल्क है।
अभी भी जो आई थिंक सितंबर में अगर 9,500 गाड़ियाँ बिकी थी तो 7,500 जो है वो बिग थ्री की बिकी थी। तो सही है, नई कंपनी की गाड़ियाँ बिक रही हैं, बट क्योंकि वो 90 लाख और करोड़ रुपए की गाड़ियाँ हैं तो वो पैसे की बहुत कम बिकेंगी। तो हमें तो ये देखना है कि जो एग्जिस्टिंग मतलब हमें जहाँ एक्सपोज़र मिल रहा है, जैसे फ़र्ज़ करें अगर हमें लोड्स में एक्सपोज़र लेते हैं हम, तो अभी फ़िलहाल लोड सेल्स करता है सुज़ुकी, होंडा और इंडस को, और वो कह रहे हैं कि बाकी प्लेयर्स उनसे बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता बाकी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा वॉल्यूम करेंगे। मुझे लगता है अगर 20,000 30,000 गाड़ियाँ महीने की बिकना शुरू हो जाती हैं एट सम पॉइंट, तो ये बाकी सारे नए प्लेयर्स मिला के 8-10,000 गाड़ियाँ बेच रहे हों। तो बाकी 20,000 में भी ऑफ़ कोर्स देयर इज़ अ स्टोरी। तो सही है, ये बीवाईडी वगैरह हम सब इसलिए देख रहे होते हैं क्योंकि हम लोग जिन पोज़ीशंस पे हैं और जो चीज़ें कर रहे होते हैं और जिन लोगों से मिल रहे होते हैं, और वो ही वाली गाड़ियाँ ले रहे होते हैं। बट ये एक रियलिटी है पाकिस्तान में कि जो 9,500 गाड़ियाँ सितंबर में से बिकी हैं, उसमें से मेरा ख़्याल है 7,500 बिक थ्री बिकी हैं। तो किधर भी वो वाला सेगमेंट 90 लाख करोड़ रुपए की गाड़ी थोड़ी पाकिस्तान में ज़्यादा लोग ले सकते। यूसुफ भाई ऑटो पार्ट्स की बात कर रहे थे तो उनमें टायर्स भी आते हैं, पैंथर टायर है, गंदारा टायर है। मैं तो पर्सनली गंदारा टायर लेकर बैठा हुआ हूँ, बहुत दफ़ा मेरा दिल करता है इसको अब उड़ा दिया जाए क्योंकि वो प्रीवियस हाई भी क्रॉस नहीं कर रहा। और उसमें मेरा व्यू ये था कि हाईली लेवरेज्ड कंपनी थी, अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं तो इनकी जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो बहुत सारी कम हो जाएगी, और फिर अगर ऑटो पिकअप करते हैं या थोड़ा-सा इंडस्ट्री चलती है तो इनके टायर्स वगैरह की सेल बेटर होगी। लेकिन उसने तो बिल्कुल ही मायूस किया है गंदारा टायर ने। उसके अलावा पैंथर टायर है वो थोड़ा-सा बेटर परफ़ॉर्म कर रहा है। ना अभी तक गाड़ियाँ बिकी हैं, ना अभी तक फाइनेंसिंग की कॉस्ट कम हुई है। तो सही थोड़ा-सा टाइम तो लगेगा ना। लेकिन गाड़ियों में नंबर पिछले महीने पहली दफ़ा बड़ा नंबर आया है। उसके बाद ये है कि फाइनेंस कॉस्ट तो अब दिसंबर क्वार्टर से थोड़ी गिरनी शुरू होगी सबकी। तो अभी तक तो ना फाइनेंस कॉस्ट गिरी है, ना ऑटोज़ के नंबर आए हैं। अभी तो ऑटो के नंबर आएँगे और फाइनेंस कॉस्ट कम होगी। दिस ऑल ऑफ दिस प्लेज़ आउट ओवर ईयर्स, कि 1, 2, 3 साल लगते हैं कि चीज़ें प्ले आउट तो थोड़ा-सा फिलहाल भी टाइम लगेगा। बट चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें होंगी, एंड ऑटो सेल्स भी इंशाल्लाह बढ़ जाएँगी, एंड फाइनेंस कॉस्ट होपफुली दिसंबर से काफ़ी ज़्यादा और मार्च से तो बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगी। यूसुफ भाई, मैं किसी शेयर होल्डर से बात कर रहा था इसके गंदारा टायर के, तो उनका ख्याल था कि थोड़े से मैनेजमेंट की तरफ से ना कमजोरियां हैं, इसलिए ये इतना परफॉर्म नहीं कर रहा। सो डू यू बिलीव दैट काइंड ऑफ नैरेटिव, और आप समझते हैं कि अभी आपने 2 पॉइंट बताए कि जो फाइनेंसिंग कास्ट का इम्पैक्ट नहीं आया और जो सेल बढ़ने का भी अभी सही इम्पैक्ट नहीं मिला इसे? सर मैं मैनेजमेंट के ऊपर इस तरह तो कोई कमेंट नहीं कर सकता। इन द पास्ट के नंबर्स भी दिखाए हैं, इन द पास्ट रनिंग के नंबर्स भी दिखाए हैं। आई थिंक फेयरली क्लियर है कि क्या होगा। बस एक चीज़ जो इसके अंदर देख लेनी चाहिए वो ये है कि देखें, ऑटो सेल्स से अगर हमें लिंक करना है ना दंदारा टायर हो, तो हमें ये भी देखना होगा कि टोटल सेल का इस वक्त क्या परसेंटेज ओईएम्स को जाता है। और अगर ऑटो सेल्स से बेट लेनी है तो फिर ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर भी शायद वो वाला होना चाहिए जिसका एक बहुत बड़ा पोर्शन सेल्स का टू ओईएम। ओवरऑल अबाउट द मार्केट परफॉर्मेंस, आपके ख्याल में अगर मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, इफ़ आई एम इन्वेस्टेड सिंस मार्केट्स लो ऑफ 38,000, सो अभी मुझे क्या करना चाहिए? रीशफलिंग वगैरह या लेके बैठे रहना चाहिए, या नए लोग जो इंटर हो रहे हैं मार्केट में, सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर न्यू इन्वेस्टर्स, या जो कि ऑलरेडी होल्ड करके बैठे हुए हैं? देखें ना, इस पे एक वॉरेन बफेट का कोट है खिजर भाई। वो ये है कि शॉर्ट टर्म मार्केट फोरकास्ट शुड बी लॉक्ड अवे एंड केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन एंड फ्रॉम एडल्ट्स हु एक्ट इन द मार्केट लाइक चिल्ड्रन। और एक है जॉन कैनेथ गैलब्रेथ का कि देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ फोरकास्टर्स, वन जो डोंट नो एंड वन जो डोंट नो दैट दे डोंट नो। ये शॉर्ट टर्म में मार्केट में क्या होगा पे बहुत अच्छा फिट होता है। किसी वक्त कोई करेक्शन होगी और बहुत अच्छी करेक्शन भी हो सकती है, किसी को नहीं पता कब होगी। मार्केट में एक फोमो चल रहा है और लोगों को लग रहा है कि वो मिस कर देंगे और वो बहुत स्पीड से स्टॉक्स खरीद रहे हैं। स्टॉक्स बहुत महंगे भी नहीं हैं और स्टॉक्स अब उतने सस्ते भी नहीं हैं जितने पिछले साल थे। So stocks are neither expensive, but they're also not as cheap as they were last year. स्टॉक मार्केट में बहुत जगह है बढ़ने की, बट इतनी सस्ती नहीं है जितनी लास्ट ईयर थी।
तो देखें, हम तो जनरली यही सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर कर रहे हैं और आपका गोल है कि आपको रिटायरमेंट पे इतना इतना कैश चाहिए, और तो आप हर महीने एक अमाउंट ऑफ कैश ऐड करें और बाकी चीज़ें ना देखें। देखें, ये जो कहाँ पे कम कर देना और रीशफल कर लेना और ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के करने की होती हैं, और वो भी बहुत मुश्किल से करते हैं ये चीज़ें। तो इस तरीके से सजेस्ट करना है कि एग्जैक्टली क्या होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म मार्केट किसी को पता ही नहीं। देखें, अभी सामने एक इस वीकेंड पे एक पॉलिटिक्स का इवेंट आ रहा है और वो दैट कुड टेक अ बैड टर्न एंड द मार्केट कुड आल्सो टेक अ बैड टर्न। तो वो एक रिस्क खड़ा हुआ है सामने, लेकिन ये वो वाला रिस्क है जो पाकिस्तान में हर वक्त होता है कि पॉलिटिक्स कभी भी खराब हो जाएगी, पॉलिटिक्स खराब हो जाए, गवर्नमेंट जो बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग शुरू कर दे, IMF प्रोग्राम खराब कर दे। अभी IMF की टीम भी आई थी। तो रिस्क तो पाकिस्तान की मार्केट में देखें है। द गोल शुड बी कि हर महीने एक छोटी अमाउंट पैसों की जो आपको रिटायरमेंट के लिए सेव करनी हो, वो आप हर महीने 10 12 15 20 अच्छे स्टॉक्स में डालते जाएं, और अच्छे लोगों से फाइनेंशियल एडवाइस लें, और समझें जिस जिस भी इंटरमीडियरी के साथ काम कर रहे हैं आप उसका कॉन्फ्लिक्ट भी समझें कि अगर आप ब्रोकरेज हाउस में पैसे डाल रहे हैं और आपका ट्रेडर आपको कॉल कर रहा है, तो आपके ट्रेडर का इंसेंटिव है कि आप बार बार ट्रेड करो, आपका इंसेंटिव है कि आपके पैसे बढ़े। फिर अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हो तो म्यूचुअल फंड जो है वो आपसे एक अच्छी खासी फीस चार्ज करता है, तो वो चाहता है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, और वो रिटर्न उतना बनाए कि आप उसको हर महीने वो पैसे डाल देता। तो देर आर डिफरेंट इंसेंटिव्स और डिफरेंट प्लेयर्स इन द मार्केट, और आपको खुद मेहनत करनी होगी रिसर्च के ऊपर, और अपने लिए जो स्टॉक्स हैं ना उसको खुद मेहनत करनी होगी इफ़ यू वांट टू डू इट योरसेल्फ। कोई आपको बता नहीं देगा। इट्स डिफिकल्ट, दिस इज डिफिकल्ट वर्क। यूसुफ भाई, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि जो डे ट्रेडिंग है दिस इज़ गुड फॉर दोज जो जॉब वगैरह नहीं करते और एक इनकम जनरेट करना चाहते हैं। सो आई हाईली रिकमेंड कि जो लोग बिल्कुल अवेलेबल हैं थ्रू आउट द डे, वो टेक्निकल्स वगैरह सीख सकते हैं, फंडामेंटल सीख के वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, दे कैन जनरेट लिल बिट मनी। बट डे ट्रेडिंग इज़ एक्सपर्टीज़ रिक्वायर करता है, काफ़ी सारी एनर्जी चाहिए होती है इसमें, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल भी होना चाहिए। सो डे ट्रेडिंग इज़ टोटली डिफरेंट। सो सिंस आई स्टार्टेड स्पेसेस और ये पॉडकास्ट, मैं डे ट्रेडिंग के बाद स्विंग करता था टेक्निकल्स के बेसिस पे। तो जब से आप लोगों के साथ बात करनी शुरू की है, आई हैव बिकम वेरी पैसिव इन्वेस्टर। अभी मेरे जो टेक्निकल के टारगेट्स भी होते हैं वहाँ भी मैं बेचता नहीं हूँ, तो आराम से बैठा रहता हूँ। सो मैं देखता हूँ कि स्टॉक्स में बड़ी अच्छी एक ग्रोथ होती है, वो फिर चली जाती है। सो समटाइम अभी मैं रिसेंटली सोच रहा था कि शुड आई रिव्यू माई स्ट्रेटजी, क्योंकि बहुत दफ़ा स्टॉक्स रैली देते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, आपको दोस्त बता रहे होते हैं देखो मैंने तो डबल कर लिए हैं पैसे और आप अभी 30% पे बैठे हुए हो, शेम ऑन यू। सो सो थोड़ा सा दें मुझे अपना व्यू, मे बी मोटिवेशन या जो भी आपकी एडवाइस होगी फॉर मी। सर भाई देखें, सबका इन्वेस्टिंग का अपना स्टाइल होता है। मेरा बहुत अलग है, आपका बहुत अलग है, आप किसी और से बात करेंगे उसका बहुत अलग होगा, और सबका स्टाइल सबकी सर्कमस्टांसिस के हिसाब से और सबके लिए जो काम किया होता है उसके हिसाब से बनता है। मैं डे ट्रेडिंग नहीं कर सकता, मुझे नहीं आती और मैं नहीं कर पाता, और मैंने कभी 10 12 साल पहले ट्राई किया, मुझसे नहीं हो पाई थी। लेकिन एक चीज़ की गारंटी है, और वो ये है कि लोग डे ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे और लोग डे ट्रेड करेंगे, उससे एक कंपनी है जिसको फ़ायदा होगा, वो कंपनी है PSX। तो मुझे ये समझ में आता है कि लोग करने की कोशिश करेंगे डे ट्रेडिंग, मुझसे तो नहीं होगी। तो आई वुड रादर इन्वेस्ट इन PSX देन, अच्छा, दिस इज ऑल्सो ऑफ कोर्स नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। प्लीज़ वॉच द लास्ट वीडियो, ये कमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल भी कोई ना ले जाए। बट आई अंडरस्टैंड कि लोग डे ट्रेडिंग करते हैं और लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए सक्सेसफुली काम भी करती है, मुझे नहीं समझ में आती है। मैं फंडामेंटल्स पे स्टॉक्स खरीदता हूँ। आई ट्राई टू बाय स्टॉक्स एंड वी ट्राई टू रेकमेंड स्टॉक्स दैट वी फील आर चीपर देन द फेयर वैल्यू ऑफ दैट कंपनी। कि अगर इस किसी कंपनी की वैल्यू, फेयर वैल्यू 20 रुपये होनी चाहिए और वो आज 10 रुपये की मिल रही है, तो हमें लगता है देयर इज इनफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और ये अब हम रेकमेंड, ये सजेस्ट कर सकते हैं किसी को। तो हम हर वक्त बिजनेसेस समझ रहे होते हैं और उनकी एनएसडी थिंग्स अटेंड कर रहे होते हैं और उनके अकाउंट्स पढ़ रहे होते हैं और उनके कस्टमर से मिल रहे होते हैं और उनके सप्लायर से मिल रहे होते हैं जाके, और फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे होते हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई किसी बिजनेस की फेयर वैल्यू क्या है। अगर हमें स्टॉक प्राइस उस फेयर वैल्यू से बहुत नीचे मिल रही होती है, तो फिर हम क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि भाई ये दिस
दिस सीम्स वेरी चीप एंड यू शुड लुक एट दिस. सो एवरीवन हैज़ गॉट डिफरेंट स्टाइल, एंड किसी का स्टाइल भी गलत नहीं है, किसी का स्टाइल भी परफेक्ट नहीं है. There are thousands of videos on investing available on YouTube, and I think YouTube is a very good resource. किताबें पढ़ने का अगर सबके पास टाइम नहीं होता है तो घर वापस जाते हुए कोई पॉडकास्ट सुनी जा सकती है किसी इन्वेस्टर की, सुबह काम पे आते हुए सुनी जा सकती है. तो टाइम निकाला जा सकता है स्टॉक्स में मेहनत करने की. यूसुफ भाई, अगर आप किसी सेक्टर में, स्टॉक्स में कोई पोजीशंस लेते हैं, पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, सो हाउ ऑफ्टन डू यू रिव्यू दैट पोर्टफोलियो, या रीशफल का आप सोचते हैं? किस तरह इसको डील करते हैं आप? मैं तो इस तरह डील करता हूँ कि मैं शीट में कॉस्ट डालता ही नहीं हूँ कि मैंने कितने का ख़रीदा है, बिकॉज उस दिन जो प्राइस है ना, आप रोज़ अगर एक स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में रखा हुआ है तो यू आर डिसाइडिंग टू बाय दैट स्टॉक एवरी डे. इफ इट्स इन योर पोर्टफोलियो, मतलब आपकी आज पोजीशन है, तो इट डजंट मैटर कि आपने ख़रीदा किस प्राइस पर. व्हाट मैटर्स इज आज क्या प्राइस है एंड आज क्या करना चाहिए. तो देखिए, जनरली तो माई एवरेज होल्डिंग पीरियड इज जनरली 2 years. I will buy something, I will hope for a turnaround in the company in 2 years, and 2 years to 3 years, and then तो I don't shuffle very often. बट होता क्या है कि कभी आप एक्सटेंसिवली बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हो तो आपको कोई और चीज़ इंटरेस्टिंग लगी, तो अगर आपको कोई चीज़ अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी तो यू सेल योर वर्स्ट स्टॉक, या यू रिड्यूस योर वर्स्ट, जो भी लीस्ट कन्विक्शन आइडिया आपका है, आप वो लीस्ट कन्विक्शन आइडिया बेचते हो और फिर नया आइडिया ऐड कर लेते हो. तो कोई फ्रीक्वेंसी कोई डिसाइडेड नहीं है, डिपेंड्स ऑन, अगर मुझे कोई चीज़ अपने पोर्टफोलियो में, कोई और चीज़ जो पोर्टफोलियो में बाहर है उससे महंगी लगनी शुरू हो गई है, पोर्टफोलियो के अंदर जो स्टॉक है अब उसमें अपसाइड कम लिखती है, और जो मैंने नहीं लिया हुआ उसमें अपसाइड ज़्यादा लगती है, तो आई स्विच. तो आई इधर स्विच और आई रेकमेंड स्विच, और जो भी मतलब, या रिड्यूस द पोजिशन एंड ऐड अ न्यू पोजिशन. But it's generally based on the difference between fair value and price. And if I see any triggers, जो भाई अगर लगता है कि अभी एक बोर्ड मीटिंग होगी और अब रिजल्ट्स फौरन अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, अब मुझे लग रहा है कि स्टॉक में जो स्टॉक प्राइस में ये बिल्ड इन नहीं हुआ है, तो इस तरीके से देख रहे होते हैं. यूसुफ भाई, अगर मैं प्लान करता हूँ कि 10% या 15% मैक्सिमम एक स्टॉक रखूँगा अपने पोर्टफोलियो में, और वो स्टॉक इतना ग्रो कर जाता है कि वो मेजर पोर्शन बन जाता है मेरे पोर्टफोलियो का, सो क्या मुझे उसे ट्रिम करना चाहिए या ग्रोथ को एंजॉय करते रहना चाहिए? सर भाई, पर्सनल डिसीजन है. बड़े इन्वेस्टर्स जनरली यही बोलते हैं कि डोंट कट योर फ्लावर्स एंड वाटर योर वीड्स, कि अगर आप किसी चीज़ में सही हो गए हो तो अब आप उसको एंजॉय करो, रादर देन आप वो बेचो और जो आइडियाज़ आपके नहीं काम कर रहे हैं आप उनमें पैसे डालो. तो बट दिस इज़ अ पर्सनल चॉइस. देखें, अगर कोई एक पोजीशन बहुत बड़ी हो जाती है तो जब वो नीचे आती है तो पोर्टफोलियो भी हर्ट होता है. तो पर्सनल डिसीजन है. अगर आपकी कन्विक्शन फिर भी है उस स्टॉक के ऊपर और आपने इनिशियली छोटी पोजीशन ली थी, तो फिर रखी भी जा सकती है. लेकिन इन दी एंड दिस इज़ अ पर्सनल पोर्टफोलियो ना. म्यूचुअल फंड्स को तो हर वक्त 10% से नीचे रहना होता है किसी भी एक स्टॉक में, और इस्लामिक में 15% से नीचे रहना होता है. तो ये कोई इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो तो ज़ाहिर है, हमारे पोर्टफोलियोज आर नॉट इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियोज. तो पर्सनल चॉइस है. और बट रिस्क को समझ के करना चाहिए. रिस्क के ऊपर बहुत पढ़ना चाहिए, रिस्क के ऊपर बहुत वीडियोस देखनी चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे वीडियोस देखनी चाहिए, बड़े इन्वेस्टर्स की वीडियोस देखनी चाहिए. देखना चाहिए कि बाकी लोग जो उन्होंने सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग किया उन्होंने क्या किया है, एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. यूसुफ भाई, आपके लिए कौन सी ऐसी निशानियां होंगी जो जाहिर करेंगी कि मार्केट का टॉप लग गया? लंबा करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाए, गवर्नमेंट जो है वो प्राइमरी जो सरप्लस करना है उसके टारगेट ना मीट करे, ये तो चीज़ें मैं देखूंगा. और अगर मुझे लगे कि भाई मार्केट टर्न हो सकती है, अच्छा देखें, शॉर्ट टर्म करेक्शन तो कभी भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म करेक्शन तो आज भी हो सकती है. ये जो अभी इस वीकेंड पे जो पॉलिटिक्स है, इफ़ इट टेक्स अ बैड टर्न तो शॉर्ट टर्म करेक्शन बहुत फॉरन भी हो सकता है. बट हम ज़्यादा वी नॉट कंसर्न अबाउट शॉर्ट टर्म करेक्शंस. बट हाँ, रिस्क सोच के लेना चाहिए. यूसुफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अगेन फॉर योर टाइम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.